नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में अपन ने कल्प स्थान कंप्लीट कर दिया था। इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं सिद्धि स्थान को। तो सिद्धि स्थान में टोटल 12 चैप्टर है, जिसमें कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कल्प सिद्धि अध्याय। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो कल्प सिद्धियम अध्याय में सबसे पहले क्या आता है? तो कल्प सिद्धियम अध्याय में सबसे पहले है स्नेह काल मर्यादा। तो स्नेह काल मर्यादा क्या है? मतलब कि कितने, मतलब मिनिमम से मिनिमम कितने दिन तक के स्नेहन कराना चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने दिन तक के स्नेहन कराना चाहिए। तो क्या दिखा है इसमें? कम से कम 3 दिन तक के स्नेहन कराना चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक के कराना चाहिए। इसका श्लोक क्या है? इसका श्लोक है त्रय अवरम। त्रय अवरम मतलब कि अवर मतलब कि कम से कम, त्रय मतलब कि 3, कम से कम 3 दिन तक के, और सप्त दिनम परम। परम मतलब कि सबसे ज़्यादा, मतलब कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने दिन तक कराना चाहिए? मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 दिन तक कराना चाहिए। तो सप्त दिनम परम, सप्त दिनम परम तू स्निग्धो नरा। ठीक है, तू स्निग्धो नरा। तो इसमें और मतलब कि इसमें फिर बताया कि 7 दिन से अधिक स्नेहन नहीं कराना चाहिए। 7 दिन से अधिक स्नेहन क्यों नहीं कराना चाहिए? क्योंकि 7 दिन के बाद जो स्नेह है वो हमारे शरीर को 7 में हो जाता है। 7 दिन से अधिक स्नेहन कराने पे स्नेह है जो हमारे शरीर को 7 में हो जाता है। मतलब कि जैसे अपन के घी तेल जो रेगुलरली खाते हैं तो वो अपन भोजन समझने लगता है। एक्चुअली जो 7 दिन के बाद है वो स्नेह अपने शरीर को, शरीर जो है वो स्नेह को भोजन समझने लगता है। जो इफ़ेक्ट्स जो आने चाहिए, जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्नेहन कराने के बाद जो आने चाहिए, मृदुता आनी चाहिए, जो भी लक्षण आने चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से नहीं आते। इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 दिन तक के अपन को स्नेहन कराना है। इसके नेक्स्ट में क्या है? इसके नेक्स्ट में स्नेहन का फल। स्नेहन के जो फल है, मतलब कि स्नेहन के क्या इफ़ेक्ट्स है, इसके क्या परिणाम है, मतलब कि क्या इफ़ेक्ट्स अपन को दिखेंगे। स्नेहन के फल क्या क्या है? स्नेहो अनिलम। स्नेहो अनिलम हंति, मतलब कि क्या है? अनिलम हंति। अनिल मतलब वायु। वायु मतलब यहाँ पे वात विकार की बात कर रहा है। स्निग्धता जो है मतलब कि स्नेह से वायु का हरण करेगा, मतलब कि वायु को हरेगा। ठीक है। मृदु करोति, मृदुता उत्पन्न करेगा, मतलब कि स्टिफनेस नहीं रहेगी, मतलब कि शरीर में स्टिफनेस नहीं रहेगी, मृदुता उत्पन्न करेगा। देहम मलानाम विनिहंति समगम, मतलब कि जो मल है, जो कि ठोस है या फिर जो जुड़ा हुआ मल है, तो उसको क्या करेगा? वो तोड़ेगा, अलग अलग कर देगा। जो जुड़ा हुआ मल है उसको अलग अलग कर देगा, तो वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। क्या क्या करेगा? सबसे पहले जो स्नेह है वो अनिल का हरण करेगा, मतलब कि वात दोष को कम करेगा, मृदुता करेगा, मृदुता उत्पन्न करेगा, और जो मल जो जुड़ा हुआ है उसको अलग करेगा। उसके बाद क्या है? स्वेदन से पूर्व। स्वेदन से पूर्व क्या कराना चाहिए? स्वेदन से पूर्व, स्वेदन से पूर्व क्या कराते हैं? स्नेहन कराया जाता है। स्वेदन से पूर्व स्नेहन कराने से क्या होगा? जो दोष है, दोष का द्रवीकरण, द्रवीकरण दोष, और वो बहिर्मुख से बाहर निकल जाएंगे। स्वेदन कराने से क्या हो जाता है कि जो दोष है उसका द्रवीकरण हो जाता है, मतलब कि दोष पिघल जाते हैं और बहिर्मुख से बाहर निकल जाते हैं, मतलब जो स्रोत है उससे बाहर निकल जाते हैं, जो आउटर जो पोर्स है उससे बाहर निकल जाते हैं। तो स्वेदन से पूर्व स्नेहन कराना चाहिए और वो दोष का द्रवीकरण कर देते हैं, पिघलाकर बाहर निकाल देते हैं। वमन से पूर्व क्या है? वमन से पूर्व अपन को 1 दिन पहले क्या देना है? उसको, जो रोगी है उसको कफ उत्क्लेशक आहार का सेवन कराना है। कफ उत्क्लेशक मतलब कफ को बढ़ाने वाले। तो जब अपन वमन कराएंगे उससे पहले अपन क्या क्या देंगे? ग्राम्य एवं आनुप्रस प्लस दूध देंगे। ग्राम्य, आनुप्रस और दूध। आनुप्रस भारी होगा, गुरु होगा, तो वो कफ को बढ़ाएगा। दूध भी गुरु है तो वो कफ को बढ़ाएगा। तो ये उत्क्लेशक आहार है, तो इससे जो है वमन प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, क्योंकि उसने उत्क्लेशन कर दिया है, कफ को बढ़ा दिया है, तो वो बाहर निकाल देगा कफ को। ठीक है, जब अपन वमन कराएंगे। विरेचन से पूर्व क्या देंगे? अपन पित्त उत्क्लेशक आहार विहार का सेवन कराएंगे। विरेचन से पूर्व अपन पित्त उत्क्लेशक आहार विहार का सेवन कराएंगे। उसमें क्या है? जांगम मास है और घी तेल युक्त यूष है। जांगम मास, घी तेल युक्त यूष, ये एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देंगे। एसिडिक मीडियम मतलब पित्त है एक टाइप से, तो वो क्या कर देंगे? पित्त को
जब अपन विरेचन कराएंगे तो वो पित्त को बाहर निकाल देंगे, मतलब उत्कृष्ट कर दिया, उसके बाद उसको अपन आसानी से बाहर निकाल पाएंगे। जांगम मांस और घी तेल युक्त यूष। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है, श्लेष्म उत्तर मतलब कि जो है शरीर में कफ की अधिकता अगर रही तो बिना कष्ट से वमन हो जाएगा। जैसे कि कफ की अगर अधिकता है, विरेचन तो वमन जो है वो कफ की श्रेष्ठ वो है कर्म है। तो जब कफ की अधिकता है तो वो बिना कष्ट के वमन आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर कफ की कमी है, देखो यहाँ पे कफ की कमी है तो क्या करेगा वो, सुखपूर्वक विरेचन। यहाँ पर जो लिखा है वो कफ की कमी लिखी है मैंने, जो श्लोक में भी आता है यहाँ पे मंद कफस्तु सम्यक, मतलब विरेचते मंद कफस्तु सम्यक। विरेचन में क्या लिखा है, जब कफ की कमी हो, पित्त की अधिकता नहीं लिखी है, कफ की कमी लिखी है यहाँ पे। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो वर्ड आया है इसमें विरेचेत मंद कफस्तु सम्यक। तो जब कफ की कमी रहेगी उस टाइम पे सुखपूर्वक विरेचन होगा। कफ की जब कमी रहेगी उस टाइम पे सुखपूर्वक विरेचन होगा। ठीक है, और क्या है इसमें, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन। इसमें क्या लिखा है कि कफ बड़ा हो और अगर अपन फिर भी वमन करा रहे हैं, कफ बड़ा हो फिर भी अपन विरेचन करा रहे हैं तो वमन हो जाएगा। कफ बड़ा था रोगी का तो अपन को कायदे से अपन को उसका वमन करवाना चाहिए था, लेकिन अपन फिर भी विरेचन करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसका वमन हो जाएगा, फिर भी उसका वमन ही होगा। क्या है उसके नेक्स्ट लाइन में क्या है, अगर कफ की अल्पता हो, कफ अल्प है और हम उसे वमन करा रहे हो तो फिर भी विरेचन होगा। अगर अपन उसको वमन करा रहे हैं, जिसका कफ कम है उसको अपन वमन करा रहे हैं, वो कायदे से तो विरेचन कराना चाहिए था, फिर भी अपन वमन करा रहे तो उसको क्या होगा, विरेचन ही होगा, वमन नहीं होगा। तो फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ आपको। इसमें क्या है, अगर कफ बढ़ा हुआ है तो अपन को कायदे से अपन को वमन करवाना चाहिए था उसको, लेकिन अगर अपन ने सोचा चलो भाई अपन इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, इसको अपन विरेचन कराते तो विरेचन नहीं होगा। जो अपन को क्या दिखेगा कि विरेचन हुआ ही नहीं, उसका वमन हो गया, वमन ही होगा क्योंकि कफ बढ़ा हुआ है। तो और कफ की अल्पता है, कफ की अल्पता है तो अपन को उसमें विरेचन कराना चाहिए था। विरेचन नहीं करा के अपन ने अगर वमन कराया तो भी विरेचन ही होगा। तो फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या है कि कफ अगर बढ़ा हुआ है तो फाइनली जो होगा वो वमन ही होगा, और अगर कफ की अल्पता है तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो विरेचन ही आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके नेक्स्ट में चलते हैं। तो क्या होता है जब अपन ये पंचकर्म कराते हैं, पंचकर्म मान लो 15 दिन तक के चला, तो इसमें क्या होता है, जो अग्नि जो होती है, अग्नि मांद हो जाती है, अग्नि बहुत कम हो जाती है, अग्नि का बल बहुत कम हो जाता है, वो कुछ पचाने के लायक नहीं बचता। तो इसमें क्या है, अपन को अगर अपन ने पेशेंट को और गरिष्ठ अन्न वगैरह खिला दिया तो उसकी अग्नि वैसे ही मंद है तो वो उसको पचा नहीं पाएगा। इसके लिए जो है वो संसर्जन कर्म का वर्णन आया है यहाँ पे। तो संसर्जन कर्म अपन को क्यों कराना चाहिए ये सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि जब पंचकर्म कराते हैं उसके बाद जो अग्नि है वो मंद हो जाती है, उसको अपन को अग्नि के बल को बढ़ाने के लिए ये संसर्जन कर्म कराने चाहिए। तो संसर्जन कर्म में क्या क्या सीक्वेंस है ये आपको ध्यान रखना है। जबकि ये जो स्थान है ये दृढ़बल ने लिखा है तो दृढ़बल ने जो बताया है वो है, लेकिन सूत्र स्थान में जो आता है वर्णन इसका, जो संसर्जन कर्म का जो वर्णन आता है उसमें जो है ये जो पेया है यहाँ पे पेया नहीं आता। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहला जो है वो पेया, विलेपी, अकृतयुष, कृतयुष, अकृतमासरस और कृतमासरस। क्या क्या है सीक्वेंस इसका, पेया, विलेपी, कृतयुष, अकृतयुष, अकृतमासरस और कृतमासरस। ठीक है, तो प्रधान शुद्धि अगर हुई, मतलब कि अच्छे से शुद्धि हो गई, प्रधान शुद्धि हुई, तो 3 अन्न काल तक, 7 दिन तक और 12 अन्न, मतलब कि कैसे ये 4 चीज़ें हैं, पेया, विलेपी, यूष और मासरस है। तो तीन अन्न काल तक के अपन को एक एक चीज़ देनी है। तो पेया अपन ने 3 अन्न काल तक दे दिया तो ये 12 अन्न हो गए। ठीक है, 4 × 3 12। वैसे यहाँ पे देख लो 2 अन्न काल तक के देना है 4 चीज़ें, तो 2 × 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड वाले में हीन शुद्धि में क्या है, 1 अन्न काल तक की देना है, तो 1 अन्न काल तक की अगर अपन 4 चीज़ें देंगे तो वो 4 अन्न हो गए। ठीक है, तो देखो प्रधान शुद्धि में अपन 7 दिन तक के संसर्जन कराएंगे, मध्य शुद्धि में 5 दिन तक के और हीन शुद्धि में 3 दिन तक के।
प्रधान में 7 दिन तक के, मध्य में 5 दिन तक और हीन में 3 दिन तक के। ये अन्नकाल आपको याद रखना है। प्रधान शुद्धि में 3 अन्नकाल, मध्यम शुद्धि में 2 अन्नकाल और हीन शुद्धि में 1 अन्नकाल, बस। इसके बाद क्या है, इसके बाद मैं आपको और अच्छे से समझाने वाला हूँ इसमें है क्या, इसमें कराना कैसे है। तो जैसे कि देखो, अगर मान लो प्रधान शुद्धि हुई है, तो मैंने आपको पहले ही बताया प्रधान शुद्धि में 7 दिन तक के कराना है। प्रधान शुद्धि में 7 दिन तक के अपन को संसर्जन कर्म कराना है। तो कैसा है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे मैंने ऐसे लिख लिए, 7 दिन लिख लिए। और एम मतलब कि सुबह टाइम मान लो अपन ने शोधन करा दिया, मान लो उसका अपन ने वमन या फिर विरेचन करा दिया, तो अपन को इसमें 3 अन्नकाल तक के देना है। 3 अन्नकाल मतलब 3 टाइम्स, 3 अन्नकाल मतलब 3 टाइम। तो जिस दिन अपन ने उसका शोधन कराया था उसके शाम टाइम में अपन ने उसको पेया दे दी, एक बार हो गया। और उसके अगले दिन सेकेंड डे पे अपन सुबह भी उसको पेया देंगे और शाम में भी उसको पेया देंगे। तो ये 3 अन्नकाल हो गया। ये क्या हो गया, 3 अन्नकाल हो गया, ठीक है। वैसे ही अपन को विलेपी 3 बार देनी है, तो चौथे दिन के सुबह तक के अपन को विलेपी देनी है, ठीक है। अकृतयुष वैसे ही दे देंगे, अकृतयुष हो गया। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने अकृतयुष लिखा है, यहाँ पर अकृतयुष लिखा है, उसके बाद 2 बार कृतयुष लिखा है। तो सबसे पहले चौथे दिन की शाम में अकृतयुष देंगे, उसके बाद में 5वें दिन कृतयुष और 5वें दिन शाम में भी कृतयुष देंगे, ठीक है। मध्यम शुद्धि में क्या है, मध्यम शुद्धि में 2 अन्नकाल है। तो ऐसे तो सेम ही चलेंगे, मतलब पेया 2 बार दे दिया अपन ने, फिर विलेपी 2 बार दे दी, एक एक जो है नीचे वाले ये हट जाएंगे। जैसे कि पेया अपन 3 बार दे रहे तो 2 ही बार देंगे यहाँ पे, ठीक है। विलेपी 3 बार है तो 2 ही बार देंगे। यहाँ पर जो है ये जो है अकृतयुष 1 बार देंगे और कृतयुष 1 बार देंगे। जो नीचे वाला कृतयुष है वो हट जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अकृतयुष और कृतयुष एक एक करके देंगे, अकृतयुष और कृतयुष, अकृत मासरस और कृत मासरस। उसके बाद एक बचेगा, उसमें सामान्य भोजन दे देंगे। और जो ये है, जो हीन शुद्धि है, इसमें अपन मिक्स करके दे देंगे, कृत और अकृतयुष एक साथ मिक्स करके दे देंगे, ठीक है। ये आ गया समझ में आपको। इसके बाद क्या है, वमन विरेचन शुद्धि में जो बोधक सारणी है, मतलब कि वमन की जो मैंने बना के रखी है यहाँ पे, मतलब उसमें कितने वेग है, जगद्न वेग कितने हैं, मध्यम वेग कितने हैं, प्रवर वेग कितने हैं। जगन मतलब मिनिमम से मिनिमम कितने वेग आने चाहिए, मिनिमम से मतलब कि बहुत कम शुद्धि हुई है तो 4 वेग आ गए, और उसमें एक प्रस्थ मात्रा उसकी वमन की बाहर आई, ठीक है। वाम्य द्रव्य की मात्रा जो है ये विरेचन से आधी होती है, ठीक है। मतलब कि जो विरेचन है, विरेचन का ये मैंने बना के रखा है, यहाँ पर 2 प्रशस्त आ गए, देखो 2 प्रशस्त आ गए यहाँ पे, और ये वमन में 1 प्रशस्त आ गया। तो जो विरेचन की जो मात्रा आती है वो डबल आती है एज कम्पेयर टू वमन। यहाँ पे देखो 1.5 प्रशस्त लिखा है और यहाँ पे 3 प्रशस्त लिखा है, ठीक है। तो ये डबल है मात्रा वहाँ पे उसकी। कौन सा वमन श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ वमन वही है जिसमें कि जो पित्त है वो सबसे लास्ट में आए, अंत की पित्त वाला जो वमन है वो श्रेष्ठ है, मतलब कि अच्छा माना जाता है। तो जगन शुद्धि में कितने वेग आते हैं, 4 वेग आते हैं और 1 प्रस्थ मात्रा उसमें निकलती है। मध्यम शुद्धि में 3 वेग आते हैं और 1.5 प्रस्थ मात्रा, ठीक है। प्रवर शुद्धि में 8 वेग आते हैं और 2 प्रस्थ मात्रा उसमें बाहर निकलती है, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं विरेचन में। विरेचन की जगद्न मात्रा कितनी, मतलब मिनिमम से मिनिमम इसके 10 वेग आने चाहिए, 10 वेग आने चाहिए, 2 प्रस्थ मात्रा और कफ अंत की जो विरेचन है वो अच्छा माना जाता है, मतलब कि लास्ट में इसके कफ आना चाहिए। तो इसमें कैसे कैसे ऑर्डर आता है, सबसे पहले मल वगैरह बाहर आ गया, उसके बाद पित्त आ गया बाहर, उसके बाद वायु मतलब कि कफ आ गया, फिर उसके बाद वायु आ जाती है बाहर, ठीक है। तो जगत शुद्धि हो गई। मध्यम शुद्धि में 20 वेग है, मध्यम शुद्धि में 20 वेग है, 3 प्रस्थ मात्रा उसकी बाहर निकलनी चाहिए। 3 प्रस्थ मतलब कि तो अच्छी खासी मात्रा होती है, क्योंकि इसमें अपन जब वो काढ़ा वगैरह पिलाते हैं तो वो भी बाहर निकलता है। तो इसकी 3 प्रस्थ मात्रा और कफ अंत तक, मतलब लास्ट में कफ आना चाहिए। प्रवर शुद्धि में 30 वेग आने चाहिए, प्रवर शुद्धि में 30 वेग, 4 प्रस्थ मात्रा हो गई यहाँ पे और कफ अंत की। ये याद रखना है कि इससे डबल मात्रा है, मतलब विरेचन में डबल मात्रा है एज कम्पेयर टू वमन। यहाँ पर 1 प्रस्थ है तो यहाँ पर 2 आ गई, यहाँ पर 1.5 प्रस्थ है तो यहाँ पर 3 आ गई, और यहाँ पर 2 प्रस्थ है तो यहाँ पर 4 प्रस्थ आ गई, ठीक है।
तो समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, सम्यक विरेचन के क्या क्या लक्षण, मतलब कि सम्यक विरेचन कैसे होता है। तो इसमें जो है ये क्रमशः सबसे पहले कफ आएगा, फिर पित्त आएगा, फिर वात आएगा। अगर अपन वमन करा रहे हैं, अगर वो सम्यक हो रहा है तो इसमें क्रमशः सबसे पहले क्या आएगा, कफ निकलेगा बाहर, फिर पित्त निकलेगा, और फिर बाद में जो एयर है या फिर जो वात दोष है वो बाहर निकलेगा। तो क्रमात् कफः पित्तम पित्तम अनिलमश्च, मतलब कि सबसे पहले क्या आएगा, कफ, पित्त, फिर अनिल। ठीक है, ठीक है। फिर क्या है इसमें जो है ह्रद, मतलब कि इसमें क्या क्या है, इसमें जो है इसमें चार चीज़ों की शुद्धि होती है और लाघवता आती है। चार चीज़ें क्या क्या है, ह्रद, पाशर्व, मूर्धा और इंद्रिय। चार चीज़ें इसमें लिखी है, तो ये याद रखना है आपको, ह्रद, पाशर्व, मूर्धा और इंद्रिय। इन मार्गों की शुद्धि होगी और लाघवमपि च लक्षणम, मतलब कि लघुता आएगी, आपको हल्कापन फील होगा। तो मान लेंगे कि अपन अपना जो वमन हुआ है वो सम्यक हुआ है। किन किन चार चीज़ों की शुद्धि होगी, ह्रद, पाशर्व, मूर्धा और इंद्रिय, इनकी शुद्धि होगी। ठीक है। धूमपान में आपने क्या क्या पढ़ा था, धूमपान में अपन पढ़ते हैं कि हृदय, कंठ और इंद्रिय की शुद्धि होती है। वहाँ पे हृदय, कंठ और इंद्रिय की शुद्धि होती है, वहाँ पे 3 चीज़ों की शुद्धि होती है। लेकिन जो वमन है, वमन थोड़ी बड़ी वो है क्रिया, तो इसमें 4 चीज़ों की शुद्धि हो रही है। वो क्या क्या है, ह्रद, पाशर्व, मूर्धा, इंद्रिय मार्ग की शुद्धि हो रही है और शरीर में लाघवता आ रही है। ठीक है। इसके नेक्स्ट में चलते हैं, जैसे कि जो असम्यक वमन है, वमन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो दोष है उसको मतलब कि जब अपन वमन कराते हैं उसके पहले स्नेहन, स्वेदन, ये सब कुछ कराते हैं। तो स्नेहन स्वेदन से क्या होता है, सबसे पहले जो दोष है वो जो शाखा से कोष्ठ में अपन लाते हैं, शाखा से कोष्ठ में लाते हैं, उसको फिर बाहर निकालते हैं, शाखा से कोष्ठ में लाते हैं। शाखा मतलब क्या है, शाखा में त्वचा है, रक्त आदि धातुएं है। तो शाखा अगर असम्यक वमन हो गया तो क्या हो जाएगा, वो जो दोष अपन ने शाखा से कोष्ठ में लाए वो कोष्ठ से वापस शाखा में चले जाएंगे। कोष्ठ से अगर वापस शाखा में चले गए, शाखा मतलब क्या, त्वचा है, त्वचा में अगर वापस से दोष चले गए तो स्किन डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो इसमें जो है असम्यक वमन के जो लक्षण है उसमें सब स्किन डिसऑर्डर्स वाले जो ये है, जैसे कि श्लोक अपन यहाँ पे देख सकते हैं, दुष्छर्जते, मतलब कि दुष्छर्जते मतलब कि अपन असम्यक वमन हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्फोट, स्फोट, कंडू, कोट, कंडू, स्फोट, कोट, कंडू, स्फोट, कोट, कंडू, ये सब स्किन डिसऑर्डर है। स्फोट हो गया, कोट हो गया, कंडू हो गया, रज शाखा विशुद्ध है और गुरु गात्रता, मतलब कि अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया वमन तो गुरु गात्रता आ जाएगी। लेकिन अगर सम्यक था वहाँ पर अपन ने लघुता पढ़ी थी, यहाँ पर गुरु गात्रता पढ़ रहे और स्किन डिसऑर्डर्स पढ़ रहे, जैसे कि स्पोर्ट हो गया, कोट हो गया, कंडू हो गया। ठीक है, स्पोर्ट, कोट, कंडू और गुरु गात्रता इसमें आ जाएगा। इसके नेक्स्ट में क्या है, वमन के अति योग में क्या है, अगर वमन ज़्यादा हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपके इसमें से लिक्विड बाहर निकल गया, मतलब कि धातुओं का क्षय हो गया। वमन के अति योग में क्या है, धातुओं का क्षय हो गया, बहुत ज़्यादा लिक्विड बाहर आ गया, शरीर में से चीज़ें बाहर आ गई, तो क्या हो जाएगा इसमें, सबसे पहले अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड बाहर आ गया तो तृण, मतलब कि प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, तृण, मोह हो जाएगा, मोह हो जाएगा, मूर्छा आ जाएगी, बेहोश हो जाएगा इंसान, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विड का लॉस हो गया आपके अंदर, बैलेंस नहीं हो पा रहा है लिक्विड का, तो क्या हो जाएगा, मोह हो जाएगा, मूर्छा आ जाएगी, अनिल का कोप हो जाएगा। ठीक है। और निंद्रा, जब बहुत ज़्यादा वात का प्रकोप हो जाता है, निंद्रा आ जाती है, निंद्रा हो जाएगी, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा इंसान थक जाता है तो निंद्रा आ जाएगी, बल की हानि हो जाएगी, बल की हानि हो जाएगी। यही है वमन के अति योग के लक्षण। क्या क्या है, तृण, मोह, मूर्छा, निंद्रा आ जाएगी और अति बल की हानि हो जाएगी, बल की हानि हो जाएगी। यह है वमन के अति योग। ठीक है। अगर सम्यक प्रकार से वमन हुआ है तो सम्यक प्रकार से अगर वमन हुआ है कि स्त्रोतसों की शुद्धि हो जाएगी, इंद्रिय को, इंद्रिय में साथ में इंद्रिय का प्रसादन होगा। अगर सम्यक प्रकार से वमन हुआ है, अगर कफ जैसे कि जो स्त्रोतस है, जो चैनल्स है वो खुल गए हैं आपके और सम्यक प्रकार से वमन हो चुका है तो स्त्रोतसों की विशुद्धि हो गई है, इंद्रियों को बल प्रदान होगा, मतलब कि जो अपनी जो इंद्रिय रहेगी वो
अपने विषयों को ग्रहण करने में सक्षम हो जाएगी अच्छे से, और वात पित्त और अनिल को साम अवस्था में आ जाएगी, सौम्य सौम्य अग्नि भी हो जाएगी। ठीक है। अगर दुर्योग हो गया है विरेचन के, देखो यहाँ पर विरेचन के दुर्योग आ गए। अगर साम्य विरेचन हुआ है, अगर अच्छे से विरेचन हुआ है तो अपन की स्रोतों की शुद्धि हो रही है, विशुद्धि हो रही है, इंद्रियों को बल प्रदान हो रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन अगर दुर्योग हो गए विरेचन के, अगर दुर्योग हो गए तो क्या हो जाएगा, श्लेष्म पित्त अनिल इन सब का कोप हो जाएगा, मतलब कि श्लेष्म पित्त और अनिल ये दोनों बढ़ जाएंगे। तो दुर्योग में क्या है, ये तीनों दोष जो है वो बढ़ जाएंगे, प्रतिशाय, तंद्रा, छर्दी और अरोचक हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो है ये सब कुछ कफ वृद्धि के लक्षण आ रहे हैं यहाँ पे। अगर विरेचन का दुर्योग हो गया तो कफ वृद्धि के लक्षण आ जाएंगे, प्रतिशाय, तंद्रा, छर्दी और अरोचक। प्रतिशाय, तंद्रा, छर्दी और अरोचक जो कि कफ वृद्धि के लक्षण है, ये आ जाएंगे दुर्योग में, विरेचन के दुर्योग में। और विरेचन के अतियोग में क्या आ जाएंगे, विरेचन के अतियोग में कफ, रक्त, पित्त, क्षय, ये वायु के प्रकोप। यहाँ पर भी जब अतियोग हो गया था इसमें वायु का प्रकोप हुआ था वमन वाले में, यहाँ पर भी कफ, रक्त, पित्त, क्षय से वायु का प्रकोप हो रहा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वमन विरेचन के पश्चात 9वें दिन सर्पी पान कराना है अपन को। 9वें दिन क्या कराना है, सर्पी पान। जैसे कि मान लो प्रवर शुद्धि हुई थी उसकी, जो पेशेंट है उसकी प्रवर शुद्धि हुई थी, प्रधान शुद्धि हुई थी, तो अपन ने उसको 3 अन्न काल तक के कराया था, और 7 दिन तक के अपन ने उसका संसर्जन कर किया, 7 दिन तक के संसर्जन कर किया। 8वें दिन अपन ने उसको सामान्य भोजन दे दिया। उसके बाद जो 9वां दिन है उसमें अपन को सर्पी पान कराना है। सर्पी पान या फिर अनुवासन बस्ती देना है, सर्पी पान या फिर अनुवासन बस्ती देना है 9वें दिन। और अनुवासन बस्ती के बाद जो बस्ती देंगे अपन वो क्या है, 9वें दिन अनुवासन 3 दिन, फिर उसके बाद क्या कराएंगे, 3 दिन तक के तेल अभ्यंग करके पश्चात निरुवस्ती देंगे। जैसे कि अपन ने अनुवासन दे दी वस्ती, उसके बाद 3 दिन तक के अपन उसको तेल का अभ्यंग करना है, उसके बाद में अपन को निरुवस्ती देना है। क्योंकि जो निरुवस्ती होती है वो रुक्षवस्ती होती है, तो निरुवस्ती कब देंगे, जब अपन उसका 3 दिन तक के तेल से अभ्यंग कर लेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही था। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे अनुवासन वस्ती के प्रयोग काल पढ़ेंगे, इससे स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।